दूर गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। मोहन एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी पत्नी कमला के साथ रहा करता था। मोहन का लड़का जो कि शहर कमाने के लिए गया था। मोहन जैसे तैसे करके 2 वक्त की रोटी का गुजारा कर पाता था। घर में अनाज खत्म होते जा रहा था। तभी कमला कहती है, सुनते हो जी, धीरे धीरे अनाज खत्म होते जा रहा है। ऐसे चलता रहा तो सब खत्म हो जाएगा। आपको काम के लिए बाहर तो जाना पड़ेगा। पता नहीं विजय शहर में क्या करता है, वो भी वहाँ से कुछ नहीं भेजता। तुम चिंता मत करो, मैं कल ही अपने काम के लिए सेठ जी के पास जाता हूँ। वो मुझे कुछ ना कुछ काम दे देंगे। मोहन इतना बोलकर सेठ जी के पास काम मांगने के लिए निकल जाता है। इन किसानों की भी क्या जिंदगी है, दिन रात काम करते ही रहते हैं और इनको सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही मिल पाती है। हम सिर्फ इनको आधे पैसे देते हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए काम करते हैं। इसे कहते हैं सेठ का दिमाग। हाँ सेठ जी, आप तो इस गांव के मालिक हो। आपने सभी किसानों को अपनी मुट्ठी में बांध रखा है। सेठ पप्पू बहुत ही लालची है। किसानों को बहला फुसला कर ठेके में किसानों से काम करवाता है और बाद में किसानों से ही शर्त रख देता है कि तभी वहाँ पर मोहन आता है और बोलता है, सेठ जी, सुना है कि आप किसानों को अपनी जमीन ठेके पर देते हैं। हाँ, तुमने सही सुना है, मैं अपनी जमीन ठेके पर देता हूँ। ठीक है जी, मुझे भी एक जमीन चाहिए ठेके पर 6 महीनों के लिए। ठीक है मोहन, जमीन तो ठेके पर दे दूंगा, लेकिन फसल हो जाने के बाद आधा तुम्हारा होगा और आधा मेरा। इस तरह से सेठ अपनी जमीन को ठेके पर दे देता है और किसानों के सामने शर्त रख देता है कि फसल हो जाने के बाद आधा तुम्हारा होगा और आधा मेरा। तभी मोहन खेत के पास जाकर बोलता है, चलो, जमीन तो मिल गई है, अब इसमें खेती करता हूँ। उम्मीद है इस साल फसल अच्छी होगी और मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी मेरे हिस्से में कुछ बचेगा। मोहन दिन रात कड़ी मेहनत करता है और खेती करता है। खेत के अंदर फसल तैयार हो जाती है। ये देखकर मोहन बहुत खुश होता है और बोलता है, चलो भाई, इस बार तो बहुत अच्छी फसल हुई है। आधा पप्पू सेठ भी ले जाएगा तो मेरे हिस्से में काफी बच जाएगा। तभी बिल्लू सेठ जी से कहता है, अरे सेठ जी, सुनते हो क्या? आज मोहन अपनी फसल की कटाई कर रहा है। इस बार तो मोहन की फसल बहुत अच्छी हुई है। तभी सेठ जी बोलते हैं, तो ऐसी बात है क्या? मोहन अपनी फसल की कटाई कर रहा है। चलो फिर चल के देखते हैं। पप्पू सेठ और बिल्लू दोनों निकल जाते हैं मोहन के पास फसल देखने के लिए। तभी वहां पहुंचकर सेठ जी मोहन से कहता है, अरे मोहन, फसल की कटाई हो गई क्या? इस बार मैंने गेहूं की फसल लगाई है। देखो सेठ जी, फसल कितनी अच्छी हुई है। वो तो दिख ही रहा है मुझे, मेरा खेत ही उपजाऊ है, इसी वजह से इतनी अच्छी फसल हुई है। नहीं सेठ जी, खेत भले ही अच्छा हो, पर अगर वहाँ पर मेहनत नहीं होगी तो फसल कैसे उगेगी? मैंने इसमें बहुत मेहनत की है सेठ जी। क्या बोला मोहन? अगर ये खेत नहीं होता तो मेहनत कहाँ करते? ये खेत है, इसीलिए फसल अच्छी हुई है। इसलिए सेठ जी शर्त के अनुसार मोहन से अच्छी फसल ले गया और खराब फसल उसे देकर चला गया। तभी मोहन कहता है, ये क्या, मैंने इतनी मेहनत की और उसके बदले मुझे इतना ही अनाज मिला, वो भी खराब। धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर। दूसरों के इशारों पर काम करो, जिसके बदले मुझे 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती। पता नहीं अपनी जमीन कब होगी। मोहन जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजारते चला। कुछ दिनों के बाद मोहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो काम पर नहीं जा पाता है। कुछ दिनों के बाद तभी उसका बेटा शहर से आता है, जो कि शहर काम करने के लिए गया था। विजय गांव में आता है तो उसे काफी शांति देखने को मिलती है। तभी वो अपने पिताजी से कहता है, क्या हुआ पिताजी आपको? और हमारा गांव काफी सूना सूना लग रहा है। कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी। अच्छा हुआ तुम आ गए, अब ठीक हो जाएगी। मोहन विजय को किसानों की सारी स्थिति बताता है कि किस तरह पप्पू सेठ किसानों को लूट रहा है और अपने पर हुए अत्याचार भी उसे बता देता है। ये बात सुनकर विजय बहुत दुखी हो जाता है। तभी वो बोलता है, चलो कोई बात नहीं पिताजी, दुखी मत हो, सब ठीक हो जाएगा। इस बार खेती करने मैं जाऊंगा उस पप्पू सेठ की जमीन पर। विजय गांव वालों के साथ हो रहे अत्याचार को कम करने के लिए सेठ को सबक सिखाने की सोच लेता है। तभी वो एक दिन काम मांगने के लिए पप्पू सेठ के पास जाता है। तभी विजय पप्पू सेठ से बोलता है,
सेठ जी, मेरे पिताजी बीमार हो चुके हैं, जिसकी वजह से मैं खेती करूंगा। मुझे ठेके में कुछ जमीन चाहिए। अरे जाओ बच्चे, तुम्हारी हड्डियों में तो इतना दम ही नहीं है कि तुम खेती कर सको। नहीं सेठ जी, आप ऐसा मत बोलिए। मैं मेहनत से काम करूंगा। मैं एक किसान का बेटा हूँ और मैं पढ़ा लिखा भी हूँ। मैं पूरी लगन से काम करूंगा। चल ठीक है, मान लेता हूँ। सब पढ़े लिखे ही बेरोजगार घूम रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, जो आपने अपने खेत में काम करने के लिए मुझे एक बार मौका दिया। अरे धन्यवाद बाद में देना, पहले मेरे नियम और शर्तें तो सुन लो। क्या शर्त है सेठ जी, बताइए। अरे ये तो बच्चा है, इसके सामने कुछ नई शर्त रखता हूँ। इसके पिता ने पिछली बार गेहूं की फसल उगाई थी, ये भी गेहूं की फसल उगाएगा। अरे विजय, जो तुम फसल लगाओगे उसका आधा मैं रखूंगा और आधा तुम रखोगे, लेकिन ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा होगा। बोलो, शर्त मंजूर है? हाँ सेठ जी, मुझे शर्त मंजूर है। अगले दिन से विजय खेत में काम करना शुरू कर देता है। विजय गेहूं के बदले आलू की फसल लगा देता है। आलू की फसल बहुत अच्छी हुई थी। तभी विजय आलू निकालने लग जाता है। तभी वहां पर पप्पू सेठ आता है और विजय से कहता है, विजय, शर्त याद है ना तुम्हें? हाँ हाँ सेठ जी, मुझे सब याद है। आधा हिस्सा आपका होगा, आधा हिस्सा मेरा होगा। आपने कहा था कि नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का हिस्सा आपका होगा। आप ऊपर का हिस्सा ले सकते हैं। तभी बिल्लू खेत के पास जाता है तो वो हैरान हो जाता है और बोलता है, अरे सेठ जी, इसने तो आपको बेवकूफ बनाया है। ये गेहूं का फसल नहीं, ये तो आलू का फसल है। तभी सेठ जी बोलता है, ये क्या, तुमने गेहूं की जगह आलू लगाया है? हाँ सेठ जी, पिछली बार मेरे पिताजी ने गेहूं की फसल लगाई थी तो सोचा मैं इस बार आलू लगा लूं। अब मैं क्या करूंगा ये घास फूस लेकर? सारे आलू तो तुम लेकर चले जाओगे। सेठ जी, ये तो आप ही की शर्त थी। अब आप अपनी शर्त को मानने से इनकार कर रहे हैं। मुझे कुछ नहीं पता। आप ऊपर का ले जाइए और नीचे का मैं ले लेता हूँ। इसका विजय ने लालाजी सेठ का मुंह तोड़ जवाब दे दिया और सभी आलूओं को लेकर घर चला गया और सेठ के हिस्से में घास फूस बच गया। अगली सुबह बिल्लू सेठ जी से कहता है, पूरे गांव में आपके सामने किसी ने चालाकी दिखाने की हिम्मत नहीं की और ये मोहन का बच्चा आपको बेवकूफ बना दिया। अरे ये क्या मुझे बेवकूफ बनाएगा? इसे तो इस बार मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये कभी भूल नहीं पाएगा। कुछ दिनों के बाद विजय फिर से सेठ के घर पर आता है। तभी पप्पू सेठ विजय से बोलता है, ए लड़के, इस बार तुझे क्या चाहिए? जमीन ठेके पर चाहिए सेठ जी। ए लड़के, इस बार कोई चालाकी नहीं चलेगी। मेरी शर्त तुम ध्यान से सुन लो। नीचे का हिस्सा मैं लूंगा, ऊपर का हिस्सा तुम लोगे। बोलो, शर्त मंजूर है? हाँ सेठ जी, मुझे शर्त मंजूर है। इस बार ऊपर का हिस्सा मैं लूंगा और नीचे का आप लेना। इतनी बात करके विजय दोबारा खेत में काम करने के लिए चला जाता है। विजय इस बार धान की फसल लगाता है। धान की फसल काफी अच्छी होती है। तभी विजय बोलता है, इस बार तो धान की फसल बहुत अच्छी हो गई है। अब आने दो उस लालची सेठ को, उसको दोबारा से एक झटका मिलेगा। जब सेठ ने धान की फसल देखी तो उसके होश उड़ गए। तभी वो बोलता है, ये क्या, इस लड़के ने तो इस बार धान की फसल लगा दी है। जितना मैं इसको भोला समझ रहा था, ये तो उससे कई ज्यादा होशियार निकला। तभी वहाँ पर विजय आता है और सेठ जी से बोलता है, सेठ जी, आप यहाँ देखिए। सेठ जी, मैंने इस बार धान की फसल की खेती की है और धान की खेती भी बहुत अच्छी हुई है। और जो आपने शर्त रखी थी, ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा आपका। तभी बिल्लू घर पहुंचकर सेठ जी से बोलता है, अरे सेठ जी, इस लड़के के दिमाग को देखिए। आप जैसे इतने बड़े सेठ को अपने दिमाग से बेवकूफ बना दिया। तुम सही कह रहे हो, मैं उसको भोला ही समझ रहा था। उसने तो मुझे बेवकूफ बना दिया, वो भी 2 बार। आने दो अब उसको। अब उसे पता चलेगा कि पप्पू सेठ किस आदमी का नाम है। विजय धान काट कर घर ले आता है। वो उन लोगों को भी धान बांट देता है। ये देखकर विजय बहुत खुश होता है। तभी अगली सुबह विजय बोलता है, चलो उस सेठ के पास दोबारा से चलते हैं और उस सेठ से दोबारा से ठेके पर जमीन लेते हैं। देखते हैं कि ये सेठ इस बार कौन सा दिमाग लगाता है। इतना कहकर विजय सेठ के घर की तरफ निकल जाता है और वो सेठ के घर पहुंच जाता है। तभी सेठ विजय से बोलता है, अच्छा, तुम मुझसे मिलने दोबारा से आ गए। अब तुम क्या खेल खेलना चाहते हो? देखो बच्चे, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। मैं भी पप्पू सेठ हूँ। तभी विजय बोलता है,
होशियारी मुझे नहीं आती सेठ जी, होशियार तो आप लोग हैं जो गरीब किसान की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। ए बच्चे, ज्यादा ज्ञान की बातें मत कर, काम बता वरना यहाँ से चला जा। सेठ जी चलिए काम की बात करते हैं, मुझे आपकी जमीन ठेके पर चाहिए, बताइए इस बार आपकी शर्त क्या होगी। चल, इस बार ऊपर का और नीचे का मेरा होगा और बीच का तेरा होगा। तू खुद को ज्यादा होशियार समझता है ना, अब बोल, तुझे शर्त मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है सेठ जी, जैसा आप कहिए, मैं जाता हूँ खेती करने के लिए। विजय फिर से फसल की तैयारी में लग जाता है। विजय इस बार गन्ने की खेती करता है। विजय खेती करके घर पर आ जाता है। तभी विजय के पिता विजय से कहते हैं, इस बार खेत में कौन सा फसल लगाया है बेटा? पिताजी, इस बार मैंने गन्ने की खेती की है, फसल काफी अच्छी है, इस बार भी अच्छी खासी आमदनी होगी। चलो ठीक है बेटा, तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो और उस सेठ को अच्छे से सबक सिखाओ। दोबारा लालची सेठ और बिल्लू खेत की तरफ निकल जाते हैं। तभी बिल्लू सेठ जी से कहता है, अरे सेठ जी, इस बार विजय का दिमाग चकरा जाएगा। आपने कितनी बढ़िया शर्त रखी है, ऊपर का भी आपका और नीचे का भी आपका। हाँ बिल्लू, इस बार तो दिमाग का काफी इस्तेमाल किया है, देखते हैं इस बार विजय कैसे बच पाता है। इतना कहकर दोनों खेत की तरफ निकल जाते हैं। जैसे ही वो दोनों खेत के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि खेत में तो गन्ने की फसल है। तभी बिल्लू सेठ जी से बोलता है, अरे सेठ जी, ये बिल्लू तो आपका बाप निकला, उसने इस बार ये कौन सी फसल लगाई है? अरे ये तो गन्ने की फसल है, अब बताओ जरा, ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा उसका। इसका मतलब मैं दोबारा से बेवकूफ बन गया, मान गए इस किसान के बच्चे के दिमाग को। तभी वहाँ पर विजय आता है और सेठ जी से बोलता है, सेठ जी, आप दोनों क्या बात कर रहे हो, जरा हमें भी तो बताओ। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, तुमने मुझे फिर से बेवकूफ बना दिया। जैसी आपने शर्त रखी है कि ऊपर का और नीचे का आपका और बीच का मेरा, तो ये शर्त तो आपको माननी होगी। तभी बिल्लू बोलता है, ओ किसान के बच्चे, ज्यादा होशियार मत बन, खेत भी हमारा और फसल भी हमारा। अरे बिल्लू बस कर, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ये हमारी ही करनी का फल है। हमने ही इन किसान भाइयों को बहुत ठगा है, आज पहली बार किसी ने हमसे पंगा लिया है। इस लड़के ने तो मेरा दिमाग ही खोल दिया है, समझ गया मैं, अब किसी किसान को परेशान नहीं करूंगा, उनकी मेहनत का बराबर पैसा दूंगा और जिन जिन किसानों की जमीन मेरे पास गिरवी रखी है, मैं उन सबको उनकी जमीन वापस कर दूंगा। तभी विजय बोलता है, सेठ जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, किसान दिन रात मेहनत करते हैं, अपने लिए अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का गुजारा कर पाते हैं और वो कभी अच्छे कपड़े नहीं पहन पाते हैं, अच्छा खाना नहीं खा पाते हैं, दिन रात दूसरों के लिए काम करते हैं और उनको इस तरह से सताना बिल्कुल सही नहीं है। उनकी मेहनत का हक तो उनको मिलना ही चाहिए। इस तरह विजय ने अपनी बुद्धि से उस लालची सेठ को सबक सिखाया और सेठ ने सभी किसानों की जमीन वापस कर दी। जिस किसान का जितना भी पैसा बनता था सबको पैसा लौटा दिया और उस वक्त के बाद सभी गांव वाले खुशी खुशी रहने लगे और सेठ सबकी मदद करने लग गया। इसीलिए कहते हैं कि अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान नहीं समझना चाहिए। एक गांव में बिरजू अपने परिवार के साथ रहा करता था। ज्यादा उम्र हो जाने के कारण बिरजू अब बीमार रहा करता। बिरजू की पत्नी का कुछ दिन पहले ही देहांत हुआ था, जिससे कि वो ये सोच सोच कर और अधिक बीमार होने लग गया। बिरजू अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। बिरजू का बड़ा बेटा शंकर और उसकी पत्नी मधु संपत्ति पाने को लेकर हमेशा योजना बनाते रहते थे। वो चाहते थे कि सारी संपत्ति उनके पास आ जाए। तभी मधु बोलती है, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जैसा मैं बता रही हूँ वैसा ही कीजिए। इस घर के 2 हिस्से में से पेड़ वाला हिस्सा लेना, जिससे वो हमारे हिस्से में आ जाए, फिर हम उस पेड़ को काटकर अपना नया काम चालू करेंगे। हाँ मधु, तुम ठीक कहती हो, हमारे आंगन में जो पेड़ है वो बहुत ही बड़ा है, उसे काट कर बेचने से अच्छे पैसे मिल जाएंगे, जिससे हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। और छोटा भाई वो तो भोला है, उसे मैं जैसा कहूँगा वैसा मान जाएगा। बिरजू का छोटा बेटा राजू घर के पास आंगन में लगे पेड़ के पास ही ज्यादा समय बिताता और वो उस पेड़ से बातें करता। तभी राजू पेड़ से कहता है,
मेरे प्यारे पेड़, कैसे हो तुम? मैं अपने पिताजी की देखभाल कर रहा हूँ। पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बिता पाता। पिताजी ठीक हो जाएंगे, फिर मैं तुमसे खूब सारी बातें करूँगा। तभी राजू की पत्नी सुनैना वहां आ जाती है और बोलती है, सुनिए, पिताजी ने हम सबको बुलाया है, जल्दी चलिए। सभी पिताजी के पास जाते हैं। बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों भाई हंसी खुशी रहो, इसीलिए मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहता हूँ। ये तुम्हारी माँ के गहने हैं, मैंने संभाल के रखा था। ये तुम दोनों बराबर बराबर बांट लेना। तभी राजू कहता है, पिताजी, आपके पास गहने थे तो आपने बताया क्यों नहीं? हम इन्हें बेचकर आपका अच्छा इलाज करवाएंगे। मैं जानता था, मैं तुम्हें गहने के बारे में बता देता तो तुम इलाज में इन्हें लगा देते, इसीलिए मैंने नहीं बताया। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों इन गहनों से एक नया काम चालू करो, ताकि तुम अपना जीवन अच्छे से जियो। इतना कहकर पिताजी का देहांत तो हो जाता है। सब बहुत दुखी हो जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद राजू दुखी होकर पेड़ से बात करता है। पेड़, तुम्हें याद है ना, पिताजी और मैं दोनों मिलकर तुम्हें पानी दिया करते थे। अब पिताजी तो नहीं रहे, अब मैं ही तुम्हें पानी दिया करूंगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम भी हमेशा मेरे साथ ही रहना। शंकर और मधु आपस में बात करते हैं। आपने देखा था ना, पिताजी के पास कितने सारे गहने थे, वो सब उन्होंने हम सबसे छुपा कर रखे थे। जल्दी से आप बंटवारे की बात कीजिए, ताकि हमें गहने और पेड़ मिल सके। तभी शंकर बोलता है, हाँ मधु, तुम सही कह रही हो, बंटवारे की बात तो करनी ही पड़ेगी, ताकि हम जल्दी से जल्दी अपना काम चालू कर सकें। अब रहा नहीं जाता इस गरीबी में। तभी शंकर यादव से बंटवारे की बात करता है तो राजू बोलता है, शंकर भैया, आप पेड़ की तरफ का हिस्सा लेना चाहते हो, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं पेड़ को नहीं छोड़ पाऊंगा। राजू की बात सुनकर शंकर गुस्सा होकर बोलता है, देख राजू, पिताजी की दवाई का खर्चा, घर का खर्चा सब मैंने देखा है। तूने इस घर में किया ही क्या है, सिर्फ खाने के अलावा। इसीलिए इस घर में मेरा हिस्सा ज्यादा बनता है और मैं लेकर रहूंगा। तभी मधु बोलती है, और नहीं तो क्या, पूरे घर की देखभाल तो यही करते आ रहे हैं। इस घर के लिए तुमने किया ही क्या है, रहने और खाने के अलावा? घर का ज्यादा हिस्सा तो हमें ही मिलना चाहिए। तभी राजू उदास होकर बोलता है, बड़े भैया, भाभी, कृपया मुझे इस पेड़ से अलग मत कीजिए। इस पेड़ को पिताजी और मैंने अपने हाथों से लगाया था, और फिर ये पिताजी की निशानी भी है। मुझे इस पेड़ से अलग मत कीजिए, चाहे आप सारे गहने ले लीजिए और मुझे ये पेड़ वाली जगह दे दीजिए। राजू की बात सुनकर मधु शंकर से कहती है, सुनिए, अगर ये हमें सारा सोना गहना दे रहा है तो इसे पेड़ वाली जगह दे दीजिए। हाँ मधु, जब हमें सोना और गहना मिल रहा है तो हम इस पेड़ वाली जगह का क्या करेंगे? दे दो इसे, ये पेड़ वाली जगह दे दो। दोनों भाइयों में बंटवारा हो जाता है। शंकर एक नया घर बनाता है और नया काम चालू करता है। वहीं राजू पेड़ की जगह लेकर एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है। तभी राजू पेड़ के पास आकर बोलता है, पेड़, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें अपने से अलग नहीं होने दूंगा। तभी वहां पर राजू की पत्नी सुनैना आ जाती है और राजू से बोलती है, आपने सही किया इस पेड़ को अपने पास रखकर, पर अब हम बड़े भैया से अलग हो चुके हैं। हमें अपना घर का खर्चा भी खुद ही चलाना पड़ेगा, पर हमारे पास तो कोई काम भी नहीं है। अब हम क्या करें? सुनैना, तुम परेशान मत हो, मैं जाकर काम खोजता हूँ। तभी राजू पेड़ की तरफ खड़े होकर बोलता है, पेड़, तुम परेशान मत होना, मैं तुमसे रोज ढेर सारी बातें करूंगा। ये सब देखकर सुनैना बोलती है, आप तो बहुत ही भोले हैं। आप इस पर से ऐसी बातें कर रहे हो जैसे ये पेड़ सच में आपकी बातें ही सुनता हो। हाँ सुनैना, ये सच है और मुझे विश्वास भी है, ये पेड़ हमारी सारी बातें सुनता है और ये समझता भी है। अच्छा ठीक है, मैं काम खोजने जाता हूँ। राजू इतना बोलकर काम खोजने के लिए निकल जाता है। वो कई जगह काम देखता है, पर उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। तभी वो देखता है कि उसके बड़े भाई शंकर ने एक बड़ी राशन की दुकान खोल रखी थी। राजू शंकर के पास जाता है और बोलता है, अरे वाह भैया, आपने तो दुकान खोल ली, ये आपने बहुत अच्छा किया। तभी शंकर राजू से कहता है,
हाँ राजू, मैंने एक दुकान खोल ली। पर तू यहाँ पर क्या कर रहा है? भैया मैं काम खोजने गया था, पर मुझे कोई काम नहीं मिला। भैया आप ही मुझे अपनी दुकान पर काम दे दो, मैं अच्छे से काम करूँगा। तभी शंकर मन में सोचता है। आज अगर मैंने इसे काम दे दिया तो कल को ये मेरी दुकान ना हड़प ले। नहीं नहीं, मैं इसे काम नहीं दे सकता। इतना सोचकर शंकर राजू से कहता है। राजू मेरे भाई, तू मेरे साथ मेरी दुकान पर काम करता तो मुझे बहुत अच्छा लगता, पर मेरी दुकान अभी इतनी ज्यादा चलती नहीं है, ज्यादा काम नहीं होता है जो मैं तुझे रख लूं। तू कहीं और देख ले। शंकर की बात सुनकर राजू बहुत दुखी हो जाता है। तभी सुनैना राजू से कहती है, क्या हुआ, कोई काम नहीं मिला क्या? नहीं सुनैना, कहीं कोई काम नहीं मिला। मैंने बड़े भैया से भी मदद मांगी, पर उन्होंने भी हमारी कोई मदद नहीं की। तो अब क्या करेंगे? सुनैना तुम परेशान मत हो, आज काम नहीं मिला तो क्या हुआ, कल से दोबारा से जाऊंगा। अच्छा तुमने पेड़ को पानी दिया क्या? अरे मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी पेड़ को पानी देकर आती हूँ। सुनैना पेड़ का ख्याल रखा करो, हम भूखे हैं तो कोई बात नहीं, पर हमारा पेड़ भूखा नहीं रहना चाहिए। तभी राजू और सुनैना दोनों पेड़ के पास पहुँच जाते हैं। फिर राजू पेड़ को पानी देने लगता है। तभी पेड़ से एक लीची गिरती है। सुनैना पेड़ पर से लीची गिरते हुई देख लेती है। वो देखती है कि वो लीची सोने की है। तभी सुनैना राजू से कहती है, अरे ये देखिए, पेड़ से सोने की लीची नीचे गिरी है। अरे हाँ सुनैना, ये तो सच में सोने का लीची है। ये लीची सोने में कैसे बदल गया? तभी सुनैना बोलती है, ये आपके कर्म का फल है जो कि ये पेड़ आपको दे रहा है। हाँ सुनैना, तुम ठीक कह रही हो, ये मेरे कर्म का ही फल है जो आज मुझे मिल रहा है। ये सब देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। वो सोने की लीची को बेचकर अब राजू घर के लिए सामान ले आता है। और राजू जब अगली सुबह पेड़ पर पानी डालता है तो उस पेड़ पर से दोबारा से सोने की लीची नीचे गिरती है। धीरे धीरे राजू और सुनैना के पास पैसे आने लगते हैं। वो एक नया घर भी बनवा लेते हैं और राजू एक बहुत बड़ी फैक्ट्री भी खोल लेता है। और गांव के कई सारे लोग राजू के पास काम करने के लिए आते हैं, जिससे कि गांव के लोगों को रोजगार मिलता है। शंकर की दुकान घाटे में जाने लगती है, जिसकी वजह से वो दुकान बंद कर देता है। और शंकर एक दिन राजू की फैक्ट्री में काम मांगने के लिए जाता है। अरे भैया आप यहाँ? हाँ मेरे छोटे भाई राजू, मेरी राशन की दुकान काफी घाटे में चली गई थी, जिसकी वजह से मैंने दुकान बंद कर दी। अब मुझे यहाँ पर कोई काम दे दो, मैं बहुत परेशान हूँ। भैया आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं हूँ ना आपका छोटा भाई। राजू शंकर को अपनी फैक्ट्री में काम दे देता है। तभी शंकर काम करते हुए सोचता है, इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाई राजू ने और घर भी नया बनवा लिया, पर राजू के पास इतना सारा पैसा आया कहाँ से? इतना कहकर शंकर घर चला जाता है और घर पहुंचकर मधु से कहता है, मधु तुम्हें पता है राजू ने बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई है और लाखों का कारोबार करता है, ये सब मैंने खुद देखा है। क्या आप सच कह रहे हैं? ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया? आपका छोटा भाई आपसे आगे कैसे निकल गया? कुछ तो बात है, हमें पता लगाना होगा। मधु और शंकर राजू पर नजर रखते हैं। वो देख लेते हैं कि राजू के आंगन में लगे लीची के पेड़ को राजू रोज पानी देता है और उसके अंदर से सोने की लीची गिरती है। मधु कहती है, हाँ देखा आपने, तो ये बात है, इस पेड़ से सोने की लीची गिरती है, जिसकी वजह से ये इतनी जल्दी अमीर हुए हैं। अच्छा, इसी कारण राजू हमें पेड़ नहीं दे रहा था। हम तो इसे सीधा समझते थे, ये तो बहुत ही चालाक निकला। ये सब देखकर शंकर गुस्सा होकर राजू के पास जाता है और बोलता है, राजू तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मुझे पिताजी के थोड़े से गहने देकर सोने का लीची देने वाला पेड़ तुमने अपने पास रख लिया और तुम अमीर बन गए। बड़े भैया ये आप क्या कह रहे हो, ये सही नहीं है। मैं सब जानता हूँ, मुझे मत बताओ, मैंने सब देख लिया है। अब तुम ये लीची का पेड़ मुझे दे दो, ये पेड़ मेरा है। इतना कहकर शंकर पेड़ में पानी डालता है। तभी शंकर पेड़ से कहता है, पेड़ मुझे भी सोने का लीची दे दो, जैसा तुमने राजू को दिया है। तभी पेड़ से कोई भी हलचल नहीं होती और वो धीरे धीरे सूखने लग जाता है। ये सब देखकर राजू बहुत दुखी हो जाता है और वो शंकर से कहता है, भैया आपको लालच नहीं करना चाहिए था, आपकी वजह से ये पेड़ भी सूख गया। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है
कि हमें लालच नहीं करना चाहिए और जितना मिलता है उतने में ही खुश रहना चाहिए।